हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक का एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा कैरेक्टर जो कि नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और इस कॉमिक का नाम है प्रतिशोध की ज्वाला। सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक मैंने अपने चाइल्डहुड में, यानी कि मैं रही होंगी कुछ 13 या 14 साल की, तब मैंने इनकी कुछ कॉमिक्स को पढ़ा था। और अब तो मेरी वो यादें भी धुंधली हो चुकी हैं कि मैंने कौन सी कॉमिक पढ़ी थी और कौन सी स्टोरी रही होगी। और क्योंकि अब मुझे अगर मौका मिला है ये कॉमिक दोबारा पढ़ने का, तो मैं ये मौका बिल्कुल भी नहीं गवाऊंगी। चूंकि इस कॉमिक का नाम है प्रतिशोध की ज्वाला, सुपर कमांडो ध्रुव। तो देखिए भाई, इसका टाइटल तो है बहुत ही लाजवाब। तो अब कॉमिक में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। यह कहानी उस युवक की कहानी है जिसने समाज के अपराध के कोड़ का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है। यह बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, और जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। अपराध कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए स्वर्ग के समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का बंदरगाह। हाँ, जल्दी करूं वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्ला मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, और अगर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा। बुड्ढे का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद हो गया। माल कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से बाहर की तरफ उड़ी। और समझ गया, चलो जगह बताओ। और 30 सेकंड के बाद, शाका, यह तो किसी की मोटरसाइकिल की आवाज है। तो भागो। दोनों तेजी से भागे, परंतु मोड़ मुड़ते ही दोनों भय से जड़वत हो गए। हाँ हाँ, हमें माफी या तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला। आ मैं नहीं, धड़ाक। पर बेटे, तुमको पता कैसे चला कि इस सुनसान में तो दो गुंडे मुझको लूट रहे हैं? मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। चिड़िया ने? वाह। नमस्कार बाबा, नमस्कार बेटा। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो। जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम न करने की कोशिश कसम खाते हैं। ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी है, जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज। अपराधियों का यह काल कहां से आया, इसका उत्तर या तो आईजी राजन जानते हैं या फिर ध्रुव का दिल, जिसमें अब तक धड़क रही है प्रतिशोध की ज्वाला। इसके संपादक हैं मनीष चंद्र गुप्त, कथा एवं चित्रांकन है अनुपम सिन्हा की। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस में होती है। इस देश का सबसे मशहूर सर्कस जुपिटर, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यचकित कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं। जैसे छुरेबाज रंजन, जिसके चाकू पर हवा में उछलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती हैं। रिंग मास्टर शेर खान, जिसके चाबुक की एक फटकार पर खूंखार शेर कूद भी करने को तैयार हो जाते हैं। निशानेबाज सुलेमान, जो आंखों पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता है। और मोटरसाइकिल सवार, जिसका कारनामा इसका नाम है सवार पवन, जिनका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांत से अपनी उंगलियां काट खाते हैं। और स्ट्रॉन्ग मैन हरकुलस, जिसका नाम जैसा वैसा ही उसका काम। इन सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षक है राधा और श्याम के झूले पर करतब, जो जब जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखाई जाते हैं, नीचे जाल नहीं लगता। ऐसे में जरा भी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत। परंतु ऐसे खतरनाक करतबों को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोच रहे हैं, आइए सुने। राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो सोच क्या रही हो, शो खत्म होने से पहले ही कह डालो। राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और क्या, आज कह ही डालो। और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम तैयार हो? पर इससे पहले श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल तालियों की शोर से गूंज उठा। तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा हाँ सच।
हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो, यह मुझको नहीं पता था। दरअसल राधा, यह बात कहना झूले पर करतब दिखाने से भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या? तो इस तरह उस संबंध की शुरुआत हुई जो जल्द ही पति पत्नी के संबंध में बदल गई, और इसी पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हष्ट पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। देखो श्याम, हमारे बेटे की आंखें कैसी चमक रही हैं। हाँ राधा, इसका नाम भी हम चमकते सितारे की तरह ही रखेंगे। उत्तर का सबसे चमकीला सितारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही बदल गया। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों की भी आंखों का तारा था। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए लाते थे। ओ नहीं सबीना। हम्म और सर्कस का मालिक जैकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आजा बेटे आजा। जानवरों की भी भाषा होती है, इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा? जोर से बोलो। गुर गुर। ओ खेलने चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा था। घबराओ मत, वह गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना उसके लिए खेल है। छुरीबाज राजन भी सबसे ज्यादा भरोसा था ध्रुव पर। वाह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर। सुलेमान को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती थी। यह तो मेरा भी बाप निकलेगा। जो शेर बाघ शेर खान तक की बात नहीं मानते थे, वो ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब सीखना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है, इसलिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। शाबाश बेटे, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे, कलाबाजी उतना आसान होगी। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही सही समय था। बहुत अच्छा। उछलते वक्त बदन को और आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो वह हवा में मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हैं। हाँ ऐसे। अब ध्रुव सिर्फ हरक्यूलिस से ध्रुव को सीखना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी हैं, लेकिन अधिकतर करतबों के पीछे कुछ खास गुर होते हैं। जैसे सिर से ईंट तोड़ना, इसमें सिर्फ एक खास बात है। और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली, और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय भी खत्म हो गया। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करने का, और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठती थी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा था। ध्रुव के करतबों ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति पर शिखर पर ला खड़ा कर दिया था। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझता था। लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ दूसरे सर्कस के मालिकों की मुसीबत बढ़ती जा रही थी, जैसे कुंदनपुर में चल रहे ग्लोब सर्कस। क्यों बे नातू कमीनो, हमने तुमको जानवरों पर नजर रखने के लिए कहा था या उसको तगड़ा करने के लिए? बॉस, इस नातू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज्यादा दे दिया। मांस की उस बोटी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? बोल। मालिक, वो शैतान भूख से रो रहा था। गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। तो तूने हमारा बहुत नुकसान किया है ना तू। जो बिस्को, इससे उस बोटी का दाम वसूल कर लो। नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नातू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का बलिस्टिक मुक्का उसे आ लगा। और इससे पहले कि उसे मुंह से चीख निकलती, जुबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। इस बार चीखने का कोई मौका न था, क्योंकि नातू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। अरे यह तो बेहोश हो गया। चित सिर्फ 2 घूंसे में? बड़ा कमजोर निकला। बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता थी। जीते जी तो बेचारा उसकी सेवा कर नहीं पाया, शायद मरकर सेवा कर पाए। हा 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 हा, मैं समझ गया बॉस। ही ही, यू आर जीनियस बॉस। हा 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 हा। ओह, पेट में हंसते हंसते दर्द होने लगा। ले शैतान, खा ले इसे, तेरा खाना आ गया है। शैतान ने पिछले 4 सालों से एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया था। आज वह हड्डी तक चबाने के मूड में था, और वह उसे खा गया। हा हा, बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। हो 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 हो। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज के सभी शो की आमदनी का क्या हाल रहा जिंगो? हालत खराब है बॉस। अब तो हमारे पास जानवरों का चारा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब कल पता नहीं क्या होगा।
क्या बात है, समझ नहीं आता, अब कोई ग्लोब सर्कस देखने आता ही नहीं। जरूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है। अगर उसका सुराग है, शायद हमारा आखिरी शो खत्म हो गया। हाँ, और बाहर से आवाज आई, हाँ, यह भी कोई सर्कस था। हाँ, एकदम बकवास। पापा, वह जो पिछले साल सर्कस आया था ना, क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। अरे, और उसकी और इस ग्लोब सर्कस की क्या तुलना। हाँ, यह ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है। अब ना तो दोबारा ये सर्कस देखने आऊंगा और ना किसी दोस्त को आने दूंगा। मैं भी। और अंदर अलग ही चल रहा, जुपिटर जुपिटर जुपिटर, पागल कर दिया मुझको इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लौटता था मैं, लेकिन जब से ये जुपिटर सर्कस आया है, हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही सूरत है, और वह है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेजो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुप्त बातचीत हुई, उससे एक ऐसा खूनी दौर शुरू हो गया जिससे ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर में थोड़ी दूर पर एक बड़े मैदान में लोग जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था, और जल्दी ही सारे सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी थीं। जुबिस्को को इसी का इंतजार था। वह तेजी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता हूँ, समय बहुत कम है। और मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल से घेरे में कैद कर दिया। चलो, यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गुड बाय गॉड को प्यारे हो जाएंगे। हा हा हा। लेकिन कुछ लोग जाग रहे थे। अरे, ये तो पेट्रोल है। और पीछे से उसने गला दबा दिया। ओह, ओह, बाल बाल बचा, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनिस्तर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है, यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनिस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरुआत सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सियां बांध रहा था। कौन हो तुम? रुक जाओ। जुबिस्को समझ गया कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। उसने एक झटके से कनस्तर रिंग के फर्श पर पलट दिया। नहक शाम के नथनों पर पहुंची और वह लपका, पेट्रोल। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग, आग, भागो। जब इसको बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलूं, बॉस ने कहा था कि कोई सबूत मत छोड़ना। परंतु अगले ही पल श्याम की लात उसकी पीठ पर घोड़े की दुलत्ती की तरह पड़ी। आह! अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदलने जा ही रहा था। आग! वह तेजी से बाहर भागा, और उसकी नजर सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता श्याम पर पड़ी। नहीं, ताकत में जुबिस्को श्याम से दुगना था। उसका हाथ घुसा श्याम की कनपट्टी पर, करारी चोट पड़ी और वह होश खो बैठा। जुबिस्को ने श्याम को हवा में उठाया, और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंचता, बेहोश श्याम को जुबिस्को ने जलती आग में फेंक दिया। श्याम पल भर में राख हो गया। नहीं! चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था। परंतु अब पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थीं। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसके सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला। दोनों के बीच अब भी काफी दूरी थी। कनस्तर क्यों लाद लाए, फेंको इसे। जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाजा खोला और एकाएक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका, और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार को ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को की कार के पीछे लग गई। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मच गया। आग की खूंखार लपटें हर किसी को अपनी लपेटे में लेने के लिए लपक रही थीं। मौत की दहशत से भाग रहे गैंडों और हाथियों के पैरों तले नामी कलाकार कुचले जा रहे थे। लेकिन इन सबसे अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है, बॉन्ड। चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक मैं कभी नहीं चूका नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ बाहर निकाला कार से। ध्रुव पल भर में समझ गया कि निशाना उसका सिर था। एक धमाका हुआ, साथ ही साथ ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। गोली और ध्रुव के सिर के बीच मोटरसाइकिल
का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके में पलट गई। जमीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल रेड लाइट को देख रहा था। तभी उसको चलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा, लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था और साथ ही राख हो गए जुपिटर सर्कस के सभी कलाकार के साथ ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था और वह रो रहा था, बिल्कुल अकेला। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूँ कि उन खूंखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहेगा। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगीं और हवा तेजी से चलने लगी। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक नहीं आ पाई थीं, लेकिन अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल दिया। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए यह खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? क्यों? बॉस, वह ध्रुव ने हमें देखा था। व्हाट? ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? ओफ, तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ आता ही होगा। हाँ, चिंता मत कीजिए बॉस, जुबिस्को के रहते आप। शट अप गधे, उसका नाम ध्रुव है, ध्रुव। वह तुम जैसे 2-3 को एक साथ संभाल सकता है। गार्ड गार्ड। यस बॉस। देखो, सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो, खूंखार शेर चीते लिए आदमी तैनात कर दो और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको बेझिझक गोली मार दी जाए। ओके बॉस। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को को पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हथियारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। एकदम से काफी चहल पहल हो गई। अभी अभी हुए जब जोरदार बारिश ने भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। जरूर यह मेरे स्वागत का इंतजाम हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जहाँ चाह वहां रहा। और इस वक्त अंदर तक पहुंचने की राह है यह हाई टेंशन केबल। केबल पर चढ़ता हुआ ध्रुव सस्से पर चलने जैसा था। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतरीन उपाय आ रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंच ध्रुव एक क्षण को पलटा और केवल एक झटके में नीचे जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से जमीन अभी तक गीली थी। पल भर हाई टेंशन वोल्टेज की बिजली चारों तरफ फैल गई। पहरेदार और खूंखार जानवरों को मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला। जल्द ही सभी पहरेदार और शेर चीते गीली जमीन पर बेहोश पड़े थे और अंदर। यह क्या हुआ जुबिस्को? बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट जलाकर देखता हूँ बॉस। लगता है केबल टूट गया है बॉस। केबल टूट गया? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज गूंजी। मैंने तोड़ा है। कौन? ध्रुव। हाँ, तुम्हारी मौत। मैं इसको देखता हूँ बॉस। जुबिस्को 2 कदम आगे बढ़ा और 4 कदम पीछे जा गिरा। आह! इससे पहले कि जुबिस्को संभल कर उठ पाता, ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लेटा दिया। हे गार्ड गार्ड, बेकार में गले को तकलीफ मत दो, तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं। उन सबका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उन्हें बिजली के झटके देने पड़े। आह! अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक फंदा गिरा और शाबाश बॉन्ड, एकदम परफेक्ट। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दूं, ऐसे। आह! हा 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 हा। बच्चे, इस खेल का मुझको सबसे ज्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुझको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को लाया जाए शीघ्र ही। बेटे ध्रुव, इस खूंखार शेर को देख रहे हो ना, इसी का नाम शैतान है। यह 3 दिन से सिर्फ एक बार खाना खाता है और आज इसके उपवास का तीसरा दिन है। जो इसको खेल खोल दो शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका और तभी ध्रुव भी घुर घुर करने लगा,
कि तभी ध्रुव के गले से एक हल्की सी गुर्राहट निकली। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। हाँ, वह कुछ सुन रहा था और यकायक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। अगले ही पल उसने दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधों पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। हाँ, ये क्या? जानवर कितना भी खूंखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है। ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और बॉन्ड जमीन पर आ गिरा। लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को से हट गया। अब तुम्हारी बारी, और जुबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी शिकंजे में फंस गई और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कने लगी। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से चीख निकल गई। आ! ध्रुव की यह चीख सुन शैतान का गुस्सा जागने को काफी था, क्योंकि वह समझ गया कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन। वह जुबिस्को पर टूट पड़ा। जुबिस्को की गर्दन चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगी, दर्दनाक चीखें। ध्रुव अब बॉस की ओर पलटा। दूर रहो मुझसे, पास मत आना, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागा और बाहर जमीन में अब तक करंट दौड़ रहा होगा। रुक जाओ। बॉस का पांव गीली जमीन में पड़ चुका था और उसे भी लग गया करंट। ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने आप मौत के आगोश में समा गए। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ चला। अगले दिन, श्री राजन मेहरा, एसपी सिटी, मैं तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूँ। हमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद सही पाया। ध्रुव, जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े 2 कनस्तरों पर जुबिस्को की ही उंगलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए तुम। वाह, धन्यवाद एसपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम कराया था, यानी आज से तुम 50 लाख रुपए के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों का आखिर तुम करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है कि मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है इस काम में भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम जाओगे कहाँ? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने सोच लिया है। एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनका सिर्फ एक ही बेटी है, श्वेता। उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैंने उनको फोन कर दिया है। उनके परिवार वाले तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे। यह उनका घर है। पर अंकल, पता नहीं मैं उनको पसंद आऊंगा या नहीं, और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। ओह नॉनसेंस, तुमको पसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा और वे इस शहर के सीनियर एसपी हैं, यानी आप अंकल। हा हा हा। हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ ना बोल सका क्योंकि खुशी के मारे उसका गला रुंध गया था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी यानी कि ध्रुव की जिंदगी की शुरुआत, जो मेरी पिछली जिंदगी से मिली जुली होने के बावजूद उससे काफी कुछ अलग थी। लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी थी, जब मुझे अपने पहले केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा जिसमें बला की ताकत थी और जिसका उद्देश्य था हत्याएं। तो पल भर को मुझे लगा कि शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित होगा। अगर यकीन नहीं रहा तो खुद ही पढ़कर देख लीजिए मेरी आने वाली कॉमिक, जिसका नाम है रोमन हत्यारा। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया और अपराधियों की नींद हराम कर दी। अब हमारा यह अंक होगा समाप्त। तो भाई, ध्रुव की ये कॉमिक थी, यानी कि ये ध्रुव की लाइफ की, या फिर जब भी ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक बनाई गई होगी, उसका फर्स्ट पार्ट है कि किस तरह ध्रुव का जन्म हुआ और कैसे ध्रुव ध्रुव बना, यानी कि एक सर्कस के ध्रुव से एक सुपर कमांडो ध्रुव बना। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? फिलहाल के लिए इसका फर्स्ट पार्ट था और मुझे पूरा यकीन है कि ये पार्ट मैंने अपने बचपन में नहीं पढ़ा होगा। आगे देखती हूँ कौन सी कहानी इसकी ऐसी मिलती जुलती है जो कि मैंने शायद पढ़ी हो आगे। फिलहाल आप बताइए, आपको ये ध्रुव की कॉमिक यानी कि इसकी प्रतिशोध
जो भी बदला लिया है ध्रुव, वो आपको पसंद आया या नहीं? अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।